Okay, now through this presentation, I will give you the concept of carbonic anhydrase inhibitor class of diuretics. So, starting from first we have to be very clear idea about how the uh, sodium ion is handled in the proximal convoluted tubule, because carbonic anhydrase inhibitors like acetazolamide perform their diuretic action at proximal convoluted tubule by inhibiting the sodium hydrogen antipode, right? So सोडियम, ये डायरेक्ट एक्शन पढ़ने के पहले हमको क्या बेसिक्स हमारे क्लियर होना चाहिए कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में सोडियम आयन की हैंडलिंग ओवरऑल होती कैसे है, और किसी एक पर्टिकुलर स्टेप में जहाँ पे स्टैचोलामाइड जिस स्टेप को ब्लॉक करेगी उसको हम पढ़ेंगे कि उसको ब्लॉक करने के बाद बेसिकली किन आयन का फॉरवर्ड मूवमेंट होता है और वो एक्सक्रीटरी यूरिनरी एक्सक्रीशन में वो प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स को पढ़ने के पहले आई मीन टू से कि आपको हैंडलिंग ऑफ सोडियम आयन इन द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की पूरी आइडिया होनी चाहिए। उसके लिए जो हमारी फर्स्ट स्लाइड है, दैट इज proximal tubule has four mechanism of sodium transport have been defined in this segment. First, as I have a diagram like this diagram I have, and through this diagram does not representing all the steps, all the four steps that we are talking about in this step, that four mechanism of sodium transport, but basically actually this diagram is focusing on the mechanism of action of carbonic anhydrase inhibitors. So starting from like in this direct entry of sodium ion along a favorable electrochemical gradient, this is electrogenic. So पहला जो सोडियम आयन का हम बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट एंट्री ऑफ सोडियम आयन along a favorable electrochemical gradient, this is electrogenic. तो बेसिकली इस जो पर्टिकुलर लाइन में बात कही गई है, लाइक इसमें हम इससे रिलेट कर सकते हैं कि लाइट आपका ये इसका आपका ल्यूमिनल मेम्ब्रेन है, एंड दिस इज बेसोलेटरल मेम्ब्रेन ऑफ इपिथेलियल सेल, और ये आपका ट्यूबुलर ल्यूमेन है, राइट। तो ये जो ल्यूमिनल साइड है इपिथेलियल सेल की, इसमें जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट होता है -70 मिली वोल्ट, due to the movement of ion or presence of electronegative ion or electropositive ion or any kind of stimulus, right? This this voltage difference is also responsible for movement of sodium ion from tubular fluid to the epithelial cell and then to the vascular compartment, right? So first is electrochemical gradient is can be responsible for traveling of sodium ion from tubular fluid to the blood also, right? Again, the second step is transport of sodium and potassium coupled to active reabsorption of glucose, amino acid and organic anion and phosphate through specific symporter. बेसिकली यहाँ पे बात कही गई है कि कई बार एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम कपल टू एक्टिव रिएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज अमाइनो एसिड मींस, जैसे हम इस डायग्राम को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं है इस डायग्राम में, बेसिकली लाइक अगर हम इसकी फॉर एग्जांपल बात करें तो जिस तरीके से यहाँ सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्ट है, सोडियम अंदर आ रहा, हाइड्रोजन बाहर, उसी तरीके से बोला गया है सेकेंड पॉइंट में कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम कपल टू एक्टिव रिएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज अमाइनो एसिड ऑर्गेनिक एनायन phosphate and through specific symporter means there is a presence of specific transporter. यहाँ पे specific transporter present होते हैं जो कि सोडियम और पोटेशियम आयन के रीअब्जॉर्प्शन तो करवाते ही हैं, साथ ही साथ वो कपल्ड होते हैं कि लाइक वो ग्लूकोज का, अमाइनो एसिड का भी रीअब्जॉर्प्शन कराएंगे, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ऑर्गेनिक एनायन एंड फॉस्फेट का। तो ये भी एक सिंपल सी बात है कि हमारे पास एक ऐसी स्पेसिफिक सिम्पोर्टर होंगे जो कि सोडियम और पोटेशियम के साथ रीअब्जॉर्प्शन करवाएंगे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ऑर्गेनिक एसिड एंड फॉस्फेट का। एक पॉइंट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओनली द ग्लूकोज कपल्ड सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इज इलेक्ट्रोजेनिक। बेसिकली ये जो फर्स्ट पॉइंट कहा गया वो तो जो
सोडियम और ग्लूकोज या कोई भी अमाइनो एसिड का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है वो सिम्पोर्टर की हेल्प से हो रहा है। लेकिन बेसिकली जब हम बात करेंगे सोडियम का कपल्ड रीअब्जॉर्प्शन जब होगा विद ग्लूकोज, तो वो ऑलवेज हर कंडीशन में एक्टिव होगा। इट मींस ड्यू टू एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी ये चीज होगी, मींस ओ सॉरी ड्यू टू इलेक्ट्रोजेनिक इफेक्ट होगा, ड्यू टू वोल्टेज डिफरेंस की वजह से होगा, नॉट एनर्जी एक्सपेंडिचर, ड्यू टू वोल्टेज डिफरेंस। तो यही लाइन कही गई है, द ओनली द ग्लूकोज कपल टू सोडियम रिजॉर्शन इज इलेक्ट्रोजेनिक, जबकि फॉस्फेट ऑर्गेनिक एनायन की इलेक्ट्रोजेनिक नहीं होती, वो सिम्पोर्टर के थ्रू होते हैं। नंबर थर्ड, the disproportionately large SCO3 minus acetate, phosphate, amino acid and other anion reabsorption create passive driving forces for chloride to diffuse through the paracellular pathway। बेसिकली इसमें ये बात कही जा रही है कि जो लार्ज, राइट, हम यहाँ से देखते हैं लार्ज, जैसे हम बाइकार्बोनेट आयन की बात कर रहे हैं, तो बाइकार्बोनेट आयन बेसिकली ये बाइकार्बोनेट आयन है जो कि मूवमेंट, जो कि यहाँ पे जैसे SCO3 ये बाइकार्ब आयन है, बाइकार्ब आयन है, या कोई भी यहाँ पे ट्यूबुलर फ्लूइड में जो भी एनायंस है, बेसिकली हम एनायन की बात कर रहे हैं, अमाइनो एसिड है, फॉस्फेट है, तो वो एनायन बेसिकली एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया होगा, ये पूरा पर्टिकुलर एरिया ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये जो फ्लूइड है यहाँ पे ओवरऑल इस सेल के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होगा, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज जो भी क्लोराइड आयन ट्यूबुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होंगे उसको, चूंकि ऑलरेडी क्लोराइड में नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसको रेपल करेगा, और रेपल करने की वजह से वो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, रेपल करेगा, और रेपल करने की वजह से वो क्लोराइड आयन ये जो पैरासेलुलर स्पेस है, इन पैरासेलुलर स्पेस से टूवर्ड्स द वेस्कुलर कंपार्टमेंट मूव कर जाएंगे, राइट। तो इसके लिए आपकी ये पॉइंट कही गई है कि द डिसप्रपोर्शनेटली लार्ज SCO3 माइनस एसीटेट फॉस्फेट अमाइनो एसिड एंड अदर एनायन रीअब्जॉर्प्शन create passive driving forces for chloride to diffuse through the paracellular pathway in between tubular cells, particularly in the later proximal tubule, मतलब proximal tubule के towards end की तरफ, towards loop of Henle की बात कर रहा है। Now the main point, fourth point is exchange with H धनायन। सोडियम का जो रीएब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन की अगर हम बात करें तो एक्सचेंज विद H धनायन सोडियम का क्या वहां पे रोल है, तो बेसिकली अगर हम द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल सेल सीक्रीट H धनायन विद द हेल्प ऑफ Na+ एंड सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्ट। तो सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्ट क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली H धनायन को सीक्रीट कर रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्ट and this is responsible for taking the sodium ion from the tubular fluid and putting it back into the epithelial cell. From the epithelial cell, with the help of sodium potassium ATPase pump, it is going back to the vascular compartment. And again here the H ion which is coming from H2CO3 is actively secreting from this antipode in the tubular fluid. So this is the common mechanism of sodium hydrogen antipode. The proximal tubule cells secrete H ion with the help of sodium hydrogen antipode located at the luminal membrane. Basically अगर हम इस पार्ट की बात करते हैं, ये ट्यूबुलर फ्लूइड जहाँ पे होता है उस तरफ अगर एपिथेलियल सेल का जो पार्ट है वो दैट इज ल्यूमिनल साइड, एंड टुवर्ड्स द वेस्कुलर कंपार्टमेंट इट इज बेसोलेटरल साइड। तो ल्यूमिनल साइड पे सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्ट है। The exchange moves sodium from tubular fluid to inside of the cell। तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली ये पॉइंट्स अगर क्लियर होंगे तो एक जनरल आइडिया होगी, हमारा कंसेप्ट स्ट्रांग होगा। और बेसिकली इस जो 4th नंबर का पॉइंट है इससे हम कोरिलेट करेंगे कि कार्बनिक एनहाइड्रेज की क्या मैकेनिज्म है, क्योंकि उस कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स बेसिकली कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर को एंजाइम को कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। ना द सिक्रीटेड H धनायन, देखिए अब बेसिकली हुआ क्या कि इस सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्ट ने सोडियम ट्यूबुलर फ्लूइड से लिया और सिक्रीट किया एपिथेलियल सेल में, और ये सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट, इसको हम सिम्पोर्टर नहीं बोलेंगे, ये एंटीपोर्ट है क्योंकि ये सोडियम को अंदर ला रहा है, उसके एक्सचेंज में हाइड्रोजन को बाहर ले जा रहा है। तो अब क्या कर रहा है, द सिक्रीटेड H धनायन कंबाइन विद SCO3 माइनस इन द ट्यूबुलर फ्लूइड टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड।
अब ये H धनायन जो ये इपिथेलियल सेल से बाहर आया एंटीफोर्ड की हेल्प से, दिस H प्लस आयन कंबाइंड विद SCO3 माइनस इन द ट्यूबुलर फ्लूइड बिकॉज SCO3 minus is also filtrated from the glomerulus assembly, and this SCO3 minus is being attached with the H plus ion which is coming, or we can say the secreted from the sodium hydrogen antipode, and they eventually both combine SCO3 minus and H plus and they form H2CO3. So H2CO3 is now broken down into H2O and CO2 by membrane bound Bruce border carbonic anhydrase टाइप 4 एंजाइम। ये जो मेम्ब्रेन बाउंड कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है इसको हम टाइप 4 कार्बनिक एनहाइड्रेज की अपनी इटसेल्फ कैटेगरीज कही हैं। बेसिकली कार्बनिक एनहाइड्रेज जो ये ल्यूमिनल साइड पे मेम्ब्रेन पे अटैच्ड है उसको हम बोल रहे हैं टाइप 4 एंजाइम, और बेसिकली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन H2CO3 into H2O and CO2 अगेन। सो H2O CO2, अब क्या होगा, H2CO2 सिंपल दे कैन डिफ्यूज इन द एपिथेलियल सेल। So because spontaneous dissociation of H2CO3 is very slow, H2CO3 का जो डिसोसिएशन है H2O and CO2 में बेसिकली स्लो रिएक्शन है जो कि कार्बनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में होती है, एंड बोथ CO2 एंड H2O डिफ्यूज इनसाइड द सेल एंड रिकम्बाइन टू फॉर्म H2CO3। अब H2O एंड CO2 इनसाइड द सेल गए एंड अगेन रिकम्बाइन होके इन्होंने बना लिया H2CO3 जिससे कि ये ब्रेक डाउन होके बने थे। और H2CO3 किसकी हेल्प से बने, अगेन कार्बनिक एनहाइड्रेज, मींस कार्बनिक एनहाइड्रेज H2CO3 को ब्रेक करता है H2O CO2 में, प्लस H2O प्लस CO2 को कंबाइन करके H2CO3 भी बनाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है इसकी। तो बोथ स्पॉन्टेनियस डिसोसिएशन ऑफ H2CO3 इज वेरी स्लो, both CO2 and H2O diffuse inside the cell and recombine to form H2CO3. Intracellular soluble type 2 carbonic anhydrase catalyze this reaction. ये कार्बनिक एनहाइड्रेज का टाइप 4 था और दिस इज टाइप 2 ऑफ कार्बनिक एनहाइड्रेज, सॉल्युबल कार्बनिक एनहाइड्रेज विच इज सोर्स ऑफ H धनायन। अब कार्बनिक एनहाइड्रेज अगेन इसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा H प्लस आयन देन SCO3 माइनस आयन में। SCO3 माइनस के लिए सोडियम और HCO3 माइनस सिम्पोर्टर है और SCO3 और क्लोराइड एंटीपोर्ट है। तो बेसिकली जो कार्बनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में CO2 और H2O कंबाइन होकर H2CO3 बनाए, अगेन वो H2CO3 कार्बनिक एनहाइड्रेज टाइप 2 के प्रेजेंस में SCO3 माइनस एंड H प्लस फॉर्म करेंगे और H प्लस यूज कर लिया जाएगा दिस सिम्पोर्टर के थ्रू कि H प्लस इस H प्लस को लेके सिम्पोर्टर बाहर थ्रो कर देगा इन द ट्यूबुलर फ्लूइड और अगेन इसके एक्सचेंज में Na प्लस को ट्यूबुलर फ्लूइड से एपिथेलियल सेल में भेज दिया जाएगा। तो यही लाइन यहाँ पे लिखी है, द डिसोसिएटेड SCO3 माइनस इन द सेल इज ट्रांसपोर्टेड टू कॉर्टिकल ECF। ECF मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इस सेल के बाहर और इस वेस्कुलर कंपार्टमेंट के बीच में जो फ्लूइड है उसको बोल रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसी स्पेस में। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में किसकी हेल्प से जा रहा है, सोडियम और बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट सिम्पोर्टर की हेल्प से। तो वही लाइन लिखी है, द डिसोसिएटेड SCO3 माइनस इन द सेल इज ट्रांसपोर्टेड टू द कॉर्टिकल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बाई बेसोलेटरल मेम्ब्रेन, ये बेसोलेटरल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन थ्रू Na प्लस SCO3 माइनस सिम्पोर्टर रिजल्टिंग इन नेट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ NaHCO3। तो बेसिकली यहाँ से Na भी एब्जॉर्ब हो जा रहा है, जो Na इधर से आया था ट्यूबुलर फ्लूइड से, वो Na यहाँ एब्जॉर्ब हो जा रहा है और प्लस SCO3 माइनस यहाँ से एब्जॉर्ब हो जा रही है, राइट। तो अब बेसिकली क्या है, प्रैक्टिकली ऑल SCO3 माइनस इज रीएब्जॉर्ब्ड इन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल by the mechanism because tubular membrane as such is relatively impermeable to SCO3 minus। ये मेम्ब्रेन इसके लिए impermeable होती है और ये ट्रांसपोर्टर और सिम्पोर्टर की हेल्प से बेसिकली और कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में जो डिग्रेडेशन होता है H2O CO2 का और SCO3 माइनस बनता है, उस SCO3 को इस सिम्पोर्टर की वजह से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है अगेन इन द वेस्कुलर कंपार्टमेंट। तो ये बेसिकली सोडियम आयन की 4 मैकेनिज्म थी जिनके थ्रू प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से बेसिकली जिनके थ्रू वेस्कुलर कंपार्टमेंट में सोडियम आयन अंदर आता है। अब हम पढ़ेंगे बेसिकली कार्बनिक एनहाइड्रेज, चूंकि हम पढ़ रहे हैं कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, तो
बट ऑब्वियस सी बात है कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर इस स्टेप और इस स्टेप को ब्लॉक करने वाले हैं। मींस इस स्टेप को ब्लॉक करने वाले हैं, इट मींस यहाँ पे H धन आयन का रिलीज होने वाला नहीं है, और H धन आयन का रिलीज होने वाला नहीं है, इट मींस इस एंटीपोर्ट की फंक्शनिंग रुकने वाली है। और इस एंटीपोर्ट की फंक्शनिंग इसलिए रुकने वाली है क्योंकि H धन आयन को थ्रो करके सोडियम को इनसाइड इपिथेलियल सेल में लेता है। तो अब जब H धन आयन की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि आपने कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर दे दिया, कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर लाइक एस्टाजोलामाइड ने H2O और CO2 को SCO3 माइनस में कन्वर्ट नहीं होने दिया और H प्लस नहीं बना। H प्लस ना बनने की वजह से इस एंटीपोर्ट का फंक्शन रुक गया, क्योंकि इसका फंक्शन तभी होगा जब H प्लस आयन इपिथेलियल सेल के अंदर प्रेजेंट हो। तो H धन आयन अंदर नहीं आएगा, इट मीन सोडियम भी अंदर नहीं आएगा, और सोडियम जब अंदर नहीं आएगा इट मीन सोडियम फॉरवर्ड मूव करेगा और अल्टीमेटली यूरिनरी वॉल्यूम को, चूंकि अलोंग विद वाटर सोडियम आयन यूरिनरी एक्सक्रीशन में मिक्स होगा और अल्टीमेटली डायूरेटिक एक्टिविटी को बढ़ाएगा। तो बेसिकली अब जब हम पॉइंटेड मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, व्हेन कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स आर गिवन द डिजिटल सोडियम एक्सचेंज टेक प्लेस only with potassium which is lost in excess। बेसिकली इस लाइन का जो मीनिंग है वो ये है, चूंकि ये डायग्राम सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को। जब हम इसको इलेबोरेटेड स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि जो भी सोडियम आयन, वेदर इट इज फ्रॉम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जहां पे भी सोडियम आयन होगा इन द ट्यूबुलर फ्लूइड, वो फर्दर आगे चल के कलेक्टिंग डक्ट में पोटेशियम आयन से एक्सचेंज हो जाएगा। मींस वहां पे पोटेशियम एक्सचेंजर होंगे, सोडियम को अंदर लेंगे और पोटेशियम को बाहर करेंगे। तो जितना ज़्यादा हम सोडियम को यहाँ पे उसके रीएब्जॉर्प्शन को रोकेंगे, बट ऑब्वियस सी बात है कि उतना ज़्यादा वहाँ पे पोटेशियम का सिक्रीशन होगा, क्योंकि वहाँ पे सोडियम पोटेशियम के सिक्रेटरी चैनल्स होते हैं। कलेक्टिंग डक्ट की बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स एक बेसिक सा भी कॉन्सेप्ट बच्चों को इतना समझना है कि जितना ज़्यादा सोडियम की अवेलेबिलिटी ट्यूबुलर फ्लूइड में बिफोर द कलेक्टिंग डक्ट होगी, इट मीन्स वो कलेक्टिंग डक्ट में चल के पोटेशियम का सिक्रीशन कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू वो बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि पोटेशियम का लीकी चैनल नहीं, पोटेशियम के चैनल्स अवेलेबल होते हैं वहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में। तो वही बात यहाँ पे लिखी है कि when carbonic anhydrase inhibitors are given, the digital sodium exchange take place only with potassium which is lost in excess। even कि एस्टाजोलामाइड या कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, चूंकि यहाँ से 65 to 75% सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है, और जब 65 to 75 सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन जो सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्ट के थ्रू हो रहा है, उस एंटीपोर्ट को आपने इनडायरेक्टली ब्लॉक कर दिया कार्बनिक एनहाइड्रेज को इनहिबिट करके, तो ओवरऑल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोडियम रीच होगा कलेक्टिंग डक्ट पे, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पोटेशियम का लॉस होगा यूरिनरी में, क्योंकि वो सोडियम पोटेशियम से एक्सचेंज हो जाएगी कलेक्टिंग डक्ट में, तो विच इज लॉस्ट इन एक्सेस, इसीलिए लाइन लिखी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फॉर द सेम डिग्री ऑफ नाइट्रियूरेसिस, कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स कॉज द मोस्ट मार्क्ड कैलियूरेसिस कंपेयर टू अदर डायरेस। कैलियूरेसिस मीन्स एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयन इन द यूरिन। ये सबसे ज़्यादा होती है जितने भी डायूरेटिक्स हैं, क्योंकि यहाँ पे 65 to 75% सोडियम का एब्जॉर्प्शन सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्ट के थ्रू होता है, और उसी एंटीपोर्ट को इनडायरेक्टली हमने ब्लॉक किया है, इनहिबिट किया है। द यूरिन प्रोड्यूस्ड अंडर एस्टाजोलामाइड एक्शन इज एल्कलाइन। अब इस बात को बेसिकली क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जब ये एंटीपोर्ट बंद मींस एंटीपोर्ट ये H धनायन की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, ये एंटीपोर्ट वर्क नहीं करेगा, सोडियम यहाँ पे नहीं होगा, H धनायन नहीं होगा, तो H2CO3 कार्बोनिक एनहाइड्रेज SCO3 माइनस मोर एंड मोर ज़्यादा ये भी ट्यूबुलर फ्लूइड में जाएगा, और ट्यूबुलर फ्लूइड को SCO3 माइनस क्या कर देगा, कार्बनिक एसिड एल्कलाइज फॉर्म में कर देगी, तो यूरिनरी एल्कलोसिस होगी और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि दोनों अपोजिट होते हैं। अगर यूरिनरी एसिडोसिस है तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगी, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो यूरिनरी एल्कलोसिस होगी। तो चूंकि यहाँ पे यूरिनरी एल्कलोसिस है इसलिए मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी। द यूरिन प्रोड्यूस्ड अंडर एस्टाजोलामाइड एक्शन इज अल्कलाइन एंड रिच इन SCO3 माइनस which is matched by both sodium and potassium. Continued action of acetazolamide deplete body SCO3 and cause acidosis.
मतलब SCO3 माइनस जितना ज़्यादा यूरिनरी से एक्सक्रीशन होगा इट मीन्स ब्लड में उतनी ज़्यादा ही उसकी अवेलेबिलिटी कम होगी, और SCO3 माइनस चूंकि बेसिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो जब वो ब्लड में कम होगा इट मीन्स मेटाबॉलिक एसिडोसिस की प्रॉब्लम होगी। द एक्सटर्नल एक्शन ऑफ ये तो बेसिकली आपका इस बात पे एक्शन है कि आप यहाँ पे कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर देके आप इस एक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। आई होप कि ये क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं कि एक्सटर्नल एक्शन भी एस्टाजोलामाइड का क्या है। क्योंकि एस्टाजोलामाइड लोवरिंग द इंट्राओकुलर टेंशन ड्यू टू डिक्रीज्ड फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर बेसिकली रिच होता है SCO3 माइनस के लिए, और SCO3 माइनस का एक्सक्रीशन हमने एस्टाजोलामाइड के थ्रू बढ़ा दिया, तो बट ऑब्वियस बात है कि इंट्राओकुलर टेंशन जहां पे SCO3 माइनस SCO3 अवेलेबल होता है एक्वस ह्यूमर में, अगर SCO3 नहीं होगा तो एक्वस ह्यूमर की जो वॉल्यूम है वो कम होगा और इंट्राओकुलर टेंशन भी कम होगा। तो ये एस्टाजोलामाइड का एक्स्ट्रा रीनल एक्शन है। डिक्रीज्ड गैस्ट्रिक HCl and pancreatic NaHCO3 secretion. This action require very high dose and not significantly at clinical use dose. Basically third number बहुत important point है कि raised level of CO2 in the brain and lowering the pH को lower कर रहा है, sedation and elevation of seizure and threshold. Point 4 है alteration of CO2 transport in lungs and tissue. These action are masked by compensatory mechanism. These are not prominent action, but basically the prominent action is this one, this lowering the intraocular tension and decrease gastric acid secretion. That's why we use as an antacid or to minimize the effect of HCl in the stomach as well. Now we talk about the pharmacokinetic. Astazolamide is well absorbed orally and excreted through the urine, and its action lasts up to for 8 to 12 hour. क्लिनिकल यूज़ की बात करेंगे, चूंकि IOT कम कर रहा है इंट्रा तो ग्लूकोमा में यूज़ होगा, और एल्कलाइन कर रहा है यूरिन को, इट मीन्स कि ये प्रमोट करेगा एक्सक्रीशन ऑफ एसिडिक ड्रग को, राइट। एंड इपिलेप्सी में बेसिकली अगर हमारी प्राइमरीली ड्रग अवेलेबल नहीं है तो एब्सेंट सीजर के केस में हम एस्टाजोलामाइड का यूज करते हैं। एडवर्स इफेक्ट की अगर बात करें तो एसिडोसिस कर रहा है, क्लियर है इसका कॉन्सेप्ट। हाइपोकैलिमिया कर रहा है, पोटेशियम आयन का एक्सक्रीशन बढ़ा रहा है। ड्रॉजीनेस कर रहा है, ब्लड वॉल्यूम ब्लड वॉल्यूम कम कर रहा है। प्रिस्थेसिस कर रहा है, फैटिक कर रहा है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट कर रहा है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी कई बार इससे होती है, ये प्रोमिनेंट इफेक्ट नहीं है। फीवर एंड रैशेस, बोन मैरो डिप्रेशन इज रेयर बट सीरियस। द मेन इंपॉर्टेंट इज फ्रॉम द जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन लीवर डिजीज because it may precipitate hepatic coma by interfering with urinary elimination of NH3, क्योंकि यूरिन को इसने अल्कलाइन कर दिया और NH3 का नेचर भी अल्कलाइन है, तो सेम अगर वहाँ पे इन्वायरमेंट है तो सेम नेचर का कंपाउंड वहाँ पे एक्सक्रीट नहीं होगा। उसको एक्सक्रीट होने के लिए कंपाउंड को एसिडिक होना चाहिए, और यही वजह होती है कि जैसे अगर हम ये बात करें कि एल्कलाइन यूरिन होती है तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या प्रमोट एक्सक्रीशन ऑफ सर्टेन एसिडिक ड्रग। लेकिन अगर चूंकि यहाँ पे अमोनिया जो फॉर्म हो रहा है लीवर से, अगर वो एक्सक्रीट कराना है तो हमको एस्टाजोलामाइड के साथ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा, चूंकि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन लीवर डिजीज, क्योंकि वहाँ पे हिपैटिक कोमा हो सकता है, क्योंकि यूरिनरी एक्सक्रीशन NH3 का नहीं होगा, और NH3 का वेस्कुलर ब्लड में वॉल्यूम, ब्लड में उसका रेशियो बढ़ जाएगा, राइट। इसलिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है लीवर डिजीज में एस्टाजोलामाइड। So this is all about the acetazolamide carbonic anhydrase inhibitor and their action. तो बेसिकली ओवरऑल आपको ये चीज़ याद रखना है कि ये सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोड को ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, बेसिकली कार्बनिक एनहाइड्रेस को इनहिबिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से H धन आयन की अवेलेबिलिटी कम हो रही है और सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोड की वर्किंग जो है वो इफेक्ट हो रही है। इफेक्ट हो रही है इट मीन्स स्लो पड़ रही है, और सोडियम का इनवर्ड मूवमेंट जो हो रहा था वो रुक जाएगा और फॉरवर्ड मूवमेंट बढ़ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द एसिटाजोलामाइड एंड देयर एक्शन। थैंक यू वेरी मच।